है कि आप किसी भी पार्टी में नहीं लिए जा रहे थे, इसलिए आप आम आदमी पार्टी। अच्छा ठीक है जी, मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, खुश रहो इसी खुशफहमी में। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा वेलकम हुआ, आपके लिए डिनर हुआ, लेकिन जम्मू में कुछ और खबरें पहुंची और जो हमने देखा वो कुछ और था कि वो कोई बीजेपी का आईटी सेल है। वो कह रहे हैं कि कोई वेलकम नहीं हुआ आपका। मेरी बात सुने, आप जिसको मिर्ची लगे उसका क्या करूं? करते कह रहे हैं जितनी स्पीड से जा रहे हो उससे दुगनी स्पीड से वापस आएंगे। नहीं, क्योंकि हमारी स्पीड इसलिए तेज है, हमारे पूरे हमारा जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में जाना है। और कह रहे हैं कि कोई आप शाप की कोई लहर नहीं है, कोई झाड़ू शाड़ू नहीं चला। चलो ठीक है, उनको यही मानने दो। फिर रविंद्र रैना बयान क्यों देता है हम भी बिजली पानी फ्री कर देंगे? अगर हमारी लहर नहीं है तो इतना वो जाके जगह जगह बोल रहा है हम भी बिजली पानी फ्री, आज भी करे उड़ के बिजली पानी फ्री, आज भी करे उड़ के। वे क्यों बोल रहे हैं? सब ये भी कह रहे हैं कि सब इसमें मैंडेट के लिए जा रहे हैं, नई पार्टी है, चलिए कोई ना कोई जो है ओहदा तो मिल ही जाएगा। बीजेपी में क्या करने जा रहे हैं या बाकी पार्टियों में क्या करने जा रहे हैं? पार्टी पे एक और इल्जाम भी है, अगर उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर आपकी जब रैली हुई उसमें बाउंसर्स क्या करें? देखिए मेरी बात सुनिए, वो किसी प्राइवेट आदमी के बाउंसर है, पार्टी का कोई बाउंसर नहीं है। तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब तो पत्रकार ही खुद बता रहे थे कि ये देखो उन्होंने वीडियो वायरल किया, पत्रकारों ने निकाल के वीडियो भी वायरल किया, पत्रकारों ने बोला कि ये चालें भी उन्हीं की कि मेरे बारे में किसी ने क्या लिख दिया कि टोनी सिंह के खिलाफ एक कंप्लेंट है, ठीक है, वो कंप्लेंट वेरीफाई हुई और मेरे जाने रात को 2 बजे तक वो कंप्लेंट चल के वहाँ हेड ऑफिस में पहुँच गई थी। ये गलत फेक न्यूज़ है, ऐसा कोई केस टोनी सिंह के खिलाफ रजिस्टर नहीं हुआ। आज की ये जो यहाँ पे एलजी सरकार है, पहले इनको कहूँगा मैं मोदी जी से कि इनके जो एडवाइजर पूरे कर दो, अब अकेला गवर्नर क्या करेगा? आप पार्टी की लहर जो है वो आप सब लोग देख रहे हैं कि जम्मू में जो है अब आप ही आप हो रहा है, यानी आम आदमी पार्टी, और झाड़ू जो है वो काफ़ी लहरा रहा है। वैसे सड़कों पर झाड़ू दिखाई देता था, हर किसी के हाथ में जो है वो झाड़ू है, और रैली में भी जो है वो झाड़ू दिखाई दे रहा है आपको। वहीं पर बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हुई और तरनजीत सिंह टोनी जी हैं हमारे साथ। आपने देखा कि दिल्ली गए थे ज्वाइनिंग के लिए, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं कि वहाँ से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके आए हैं और उसी के साथ जो है वो रोड शो भी किया था। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में गए और आपने कहा था कि आम लोगों के काम करने हैं तो आम आदमी पार्टी में ही जाना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पे बड़ी अच्छे से हमारा स्वागत किया गया। हमारी ज्वाइनिंग के बाद हमें रात को स्पीकर साहब ने विधानसभा में हमारा जितने भी कार्यकर्ता, कोई 1000 के करीब लोग थे, सभी ने वहाँ पे डिनर किया। उसके बाद ही जो बसेस थी उनको भी वहाँ पे बुलाया गया और उनको बोला कि आप डिनर करके उसके बाद निकलेंगे। तो रादर 7:30 बजे उन्होंने डिनर शुरू कर दिया, इतना अकोमोडेट किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत हमारा मान सम्मान हुआ वहाँ पर। और एक सिस्टमेटिक पार्टी है, सिस्टम वाली पार्टी है, ये आपको मानना पड़ेगा। हर आदमी की एक ड्यूटी मैं आपसे जुड़ी हुई थोड़ा है। सा उनका सिस्टम जानना चाहूँगी, किस तरह से आपने कहा कि ये सिस्टमेटिक पार्टी है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां जम्मू कश्मीर में भी है, उनमें ऐसा क्या नहीं है जिनमें जो आप में है? आप में ना कोई आप ये नहीं है भाई बहुत बड़े कद का कोई बंदा होगा तो फिर उसको मिलेंगे, नहीं, ऐसे लगता ही नहीं है कि जो दुर्गेश पाठक हैं, जो पूरी रियासत के इंचार्ज हैं हमारी के, एक ऐसे लगा एक आम आदमी से बात कर रहे हैं, इसको हम सदियों से जानते हैं। मतलब ऐसा उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कोई भाई बड़े इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, बड़े आम हमारे साथ भाइयों जैसे मिल के बैठ के बात करी। तो बड़ा एक प्रदीप मित्तल है, यहाँ पे सिन्हा साहब हैं, महसूस ही नहीं होने देते कि भाई कोई आप नए आए हो पार्टी में। ऐसे मतलब प्यार से मिल रहे थे, लग रहा था कि यार कोई वाकई ये आम लोग ही हैं बस। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा वेलकम हुआ, आपके लिए डिनर हुआ, लेकिन जम्मू में कुछ और खबरें पहुंची और जो हमने देखा वो कुछ और था कि वो कोई बीजेपी का आईटी सेल है। वो कह रहे हैं कि कोई वेलकम नहीं हुआ आपका। मेरी बात सुने, आप जिसको मिर्ची लगे उसका क्या करूं? इनको मिर्ची लग रही है। आपने नारे भी खुद ही मारे वहाँ पर। अरे हमारे नारे मारने के लिए हम मोहताज नहीं है बीजेपी के, हमारे नारे हमारे लोग साथ थे उन्होंने मारे हैं। अब इनको अच्छा नहीं मारे, इनको क्या तकलीफ है? हाँ। इनको क्या तकलीफ है मुझे बताएं, बीजेपी को क्या तकलीफ है अगर हमारे नारे नहीं लगे तो क्या तकलीफ है उनको? कहा कि आप उन बातों को छोड़ें, आप अब नतीजों पे ध्यान देना।
देखें जब हमारे रिजल्ट निकलेंगे कैसे अभी इनकी ये चौंक जाएंगे। ये नतीजों की बात करते हैं, कह रहे हैं जितनी स्पीड से जा रहे हैं उससे दुगनी स्पीड से वापस आएंगे। नहीं, क्योंकि हमारी स्पीड इसलिए तेज है, हमारे पूरे हमारा जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में छाना है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये देश की दूसरी आज़ादी की जंग है। आज़ादी किससे चाहिए हमको? आज़ादी चाहिए भूखमरी से, आज़ादी चाहिए गरीबी से, आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, आज़ादी चाहिए इस करप्ट सिस्टम से, आज़ादी चाहिए ये हिटलरी सरकार से, आज़ादी चाहिए ये गूंगी और बहरी सरकार से। इनसे आज़ादी चाहिए। टोनी जी, जिस तरह से आपने कहा कि आज़ादी चाहिए और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आज़ादी किससे चाहिए वो भी बताया हमने, और कह रहे हैं कि कोई आप शाप की कोई लहर नहीं है, कोई झाड़ू शाड़ू नहीं चलना। चलो ठीक है, उनको यही मानने दो। फिर रविंद्र राणा बयान क्यों देता है हम भी बिजली पानी फ्री कर देंगे? अगर हमारी लहर नहीं है तो इतना वो जाके जगह जगह बोल रहा है हम भी बिजली पानी फ्री, आज भी करोड़ के बिजली पानी फ्री, आज भी करोड़ के। वे क्यों बोल रहा है तू फिर? वाई इज ही कॉपिंग द एजेंडा ऑफ आम आदमी पार्टी? कितनी सीटों पे लड़ेंगे? हम 90 की 90 पे लड़ेंगे। लगता है लगता क्या करेंगे कि आम आदमी पार्टी जम्मू में सक्सेसफुल? बिल्कुल, हम हुकूमत बनाएंगे अगली। एक सवाल यहाँ पर है कि जिस तरह से सब ये भी कह रहे हैं कि सब इसमें मैंडेट के लिए जा रहे हैं, नई पार्टी है, चलिए कोई ना कोई जो है ओहदा तो मिल ही जाएगा। बीजेपी में क्या करने जा रहे हैं या बाकी पार्टियों में क्या करने जा रहे हैं? जो पॉलिटिशियन है उसका मुद्दा यही रहता है। और मैं आपको ये कहूँ कि ऐसा किसी की मंशा नहीं होती, सबको आगे तरक्की करने का हक है। तो अगर कोई ऐसा मंशा लेके जाता भी है तो कौन सा गुनाह है? दिस इज पॉलिटिक्स भाई। आपकी पार्टी पे एक और इल्जाम भी है, अगर उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर आपकी जब रैली हुई उसमें बाउंसर्स क्या कर रहे थे? देखें मेरी बात सुने, वो किसी प्राइवेट आदमी के बाउंसर थे, पार्टी का कोई बाउंसर नहीं है ना। पार्टी को चाहिए बाउंसर ना। वो भी सामने आ गया, वो 2 दिन पहले बीच भाजपा ज्वाइन कर रहा था, वो भी सामने आ गया ना। तो बीजेपी ऐसी घटिया चालों के लिए जानी जाती है और वो करने से बाज नहीं आएगी। आपको लगता है कि उनकी चाल थी आपकी पार्टी में उनको लाने की? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब तो पत्रकार ही खुद बता रहे थे कि ये देखो उन्होंने ही वीडियो वायरल किया, पत्रकारों ने निकाल के वीडियो भी वायरल किया, पत्रकारों ने बोला कि ये चालें भी उन्हीं की हैं। तो जी एक खास सवाल सिर्फ आपके लिए, कहा जा रहा है कि आप किसी भी पार्टी में नहीं लिए जा रहे थे इसलिए आप आम आदमी पार्टी में चले गए। अच्छा ठीक है जी, मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, खुश रहो इसी खुशफहमी में। अरे आप ये बोले कि हम नहीं गए वहां पर, जो लोग ऐसा कह रहे हैं आप नहीं गए। हाँ, तो वो कहते हैं अगर मुझे यही थी तो फिर मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों लड़ा? दिया ना भाई, ठीक है, मुझे वो ले नहीं रहे थे भाई, उनको हमारे कद से ज़्यादा लोग मिल रहे होंगे तो वो उनको वो लोग मुबारक। इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है। हमको पसंद ही सिर्फ ये पार्टी आई, इसकी आइडियोलॉजी पसंद आई तो हम इसमें थे। और जब तक मुझे मैं फिर खुल के कहने वाला आदमी, जब मैं पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, 2016 तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा और एक वफादार सोल्जर बन के रहा उस पार्टी का। उस पार्टी के कुछ कायदे कानून थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक टावरिंग पर्सनालिटी थी हिंदुस्तान की, जिसने इस देश को, इस हिस्से को देश के साथ जोड़ा है। ये मानना पड़ेगा, ये हिस्ट्री है। ये मैं आज इस पार्टी में हूँ तो इसका मतलब जो किसी बड़े कदावर नेता ने जो महात्मा गांधी जी ने किया उसको मैं भूल जाऊँ, वो नहीं हो सकता। हिस्ट्री को झुठलाया नहीं जा सकता। और बहुत सारा, और जो हमने ये जो पार्टी का डिसिप्लिन सीखा है, ये मैं आपको बता दूं, शेख नज़ीर जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनसे ये डेकोरम सीखा, पार्टी को बनाना कैसे है। हमने साथ टूर किया है, हमने उनके साथ रहते थे, सीखा है कैसे पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कैसे कैसे एडजस्ट करना है, कैसे रखना है। तो ये सीखा है और वो सीखा है, और वो सीख के आज जो है जब हमने वहाँ देखा कि वहाँ चापलूसों ने हमारा बेड़ा गर्क किया जो आज दूसरी पार्टियों में है, तो हमने सोचा हमने किनारा कशी करनी। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को लेना पसंद कर रही हैं जो पाक दामन है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें वहाँ से सब लोग जो हैं वो अब आप में जा रहे हैं। तो किस तरह से जो है आप पार्टी जो है, ये गलत कह रहे हैं आप जी। ऐसा नहीं है कि आप जो भी आएगा मुंह उठाया तो सीधा आप में चलेगा। आप में एक बड़ा सिस्टम है।
ये इसी सिस्टम के बारे में बात मैं आपको करेंगे। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ़ोन है यहीं पर। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बारे में किसी ने क्या लिख दिया कि टोनी सिंह के खिलाफ एक कंप्लेंट है, बिल्कुल। ठीक है। वो कंप्लेंट वेरीफाई हुई और मेरे जाने रात को 2 बजे तक वो कंप्लेंट चल के वहाँ हेड ऑफिस में पहुँच गई थी। ये गलत फेक न्यूज़ है। ऐसा कोई केस टोनी सिंह के खिलाफ रजिस्टर नहीं हुआ है और वो चला गया। बिल्कुल, यानी है। वहां पर भी टेस्ट हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे छुप सकता है। उनका जो इंटरनल वेरिफिकेशन सिस्टम है, इट्स इज मैचलेस। ये बीजेपी में जा रहे हैं, करप्ट से करप्ट नेता जा रहा है। आपको मिसाल देता हूं, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जो अजीत पवार थे, शरद पवार के वो कज़न या कोई क्या लगते हैं, नेफ्यू या कुछ, उसके ऊपर 23,000 करोड़ का घपला था और बीजेपी ही बोल रही थी इलेक्शन के में कि इसके खिलाफ 23,000 करोड़ रुपया इरिगेशन पाइप्स का लेके कोई घोटाला है। लेकिन जब सरकार बनाने लगे, जब आगे पीछे होने लगे, उसको सवेरे 5 बजे जाके क्लीन चिट दी कि तुमने दोपहर हो सकता है 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो ये चिट दे देना कि ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो गई 23,000 करोड़ की रातों रात। ये बीजेपी है। यहाँ पे बड़े से बड़ा डाकू सवेरे साधु बन जाता है, सिर्फ ज्वाइन करने की देरी है। उसके ऊपर कोई ईडी नहीं है, कोई पीडी नहीं है, कोई सीआईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है, सब अपोजिशन के ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई ने फटकार लगाई है, जिस तरह ये बिहेव कर रही हैं ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो पुलिस में है चाहे सिविल में है, कि दे शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड जुडिशियसली। अब तो शर्म आनी चाहिए ऐसे इदारों में लोग जो बैठे हैं, कि उन लोगों को देखना चाहिए कि अब सीजीआई ने ये फटकार लगा दी। जब आपसे हमेशा बात हुई, आपने यही कहा कि लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, हम नीचे की तरफ आ गए, यानी हम स्टेट से सीधा यूटी में आ गए। तो अभी आप में गए हैं, तो क्या स्टेटहुड के बारे में कोई बात है या अरविंद केजरीवाल जी फाइट करेंगे इसके लिए? बिल्कुल, पहली मांग भी यही है और बात भी यही है कि हम स्टेटहुड के लिए फाइट करेंगे और स्टेटहुड हम लेके रहेंगे। और दूसरा एक और बात करें, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने अपने दामन को पॉलिटिक्स के अंदर साफ सुथरा रखने की भरपूर कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है। इसके बावजूद भी हमारे से कई बार कोई गलतियां भी होंगी, लेकिन कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिसके लिए हमें किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अब चलूंगा तो गिरूंगा भी, बिल्कुल, तो आटा गूंदने वाली हिलेगी भी। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे कोई नुक्स निकाले तो बेशक निकाले। हाँ, आपको एक बात बता दें, मैंने अब 30 साल एक जगह सियासत करके, जिस इलाके से मैंने वहाँ पे वो रिज़र्व कर दी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने अलविदा करके जम्मू साउथ में तैयारी शुरू करी है। लेकिन वो 30 सालों के इतिहास में कोई एक आदमी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा होकर कह दे कि 1 रुपया नहीं, 1 पैसे की भी कोई हेरा फेरी अगर कहीं मेरे दामन पे है, मैं ये सियासत यहीं छोड़ दूंगा। साबित कर दें बस। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं, अगर हमें कोई बीजेपी में जितने लोग हैं, मोदी जी हैं, अगर कल को मैं बाहर किसी कंट्री में जाता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री के कोई खिलाफ बोलेगा, मैं बहस करूँगा उससे। किसी बाहर वाले को मेरे घर वाले के, जो मेरे घर का जो प्रधान है, उसके खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे है, क्योंकि मैं रियाया हूँ, मेरा वो प्रधानमंत्री हैं, और मैं अपने प्रधानमंत्री की जहाँ पॉलिसी की बात होगी वहाँ मैं उनसे किंतु परंतु ज़रूर करूँगा। बाकी एक वो सरल आदमी है, सहज आदमी है, वो ज़िंदगी में अगर ज़ाती तौर पे अपने आप में एक सहजता से जीवन जीते हैं, वो कार्यशैली सबको देखनी चाहिए। और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी लीडर में सारी गलतियां ही ढूंढी जा सकती हैं। लेकिन जो सीखा है वो मैंने अपने मैंने सबसे बड़ी बात जो सीखी, सबका साथ और सबका विकास। उन्होंने तो नारा दिया था, बीजेपी शायद भूल गई, लेकिन हमने ज़रूर सीखा उसमें। हमने देखा कौन सा वर्ग छूट रहा है, कौन सा वर्ग रह गया मेरी, जिसकी मैंने डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं डाल सका। तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो 1.25 साल से जीते हुए हैं, पूरा इम्प्लीमेंट करा और सब लोगों को दिया, बराबर बांटा। कुछ ऐसा नहीं रखा कि किसी का हिस्सा रह जाए। कोई कौम, कोई बरादरी, कोई नाम नहीं ले सकता इलाके में, कोई गांव, कोई ऐसा सिलसिला नाम नहीं ले सकता। हाँ, आज की ये जो यहाँ पे एलजी सरकार है, पहले इनको कहूँगा मैं, मोदी जी से के इनके जो एडवाइज़र पूरे कर दो। अब अकेला गवर्नर क्या करेगा? एडवाइज़र सारे निकाल दिए, गाड़ी के सारे टायर निकाल दिए, गाड़ी कैसे चलेगी?
आज तक नए एडवाइज़र नहीं बने। अभी चाहे 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, पर लगाओ तो सही कोई। आपने जब इलेक्शन करने हैं, नवंबर में करने हैं, अक्टूबर में करने हैं, तब कर लेना, तब तक एडवाइज़र तो लगाओ। लोगों का बुरा हाल हो गया है, अफसरशाही जीने नहीं दे रही। यहाँ कंट्रैक्टर्स के कार्ड रिन्यू नहीं कर रहा चीफ इंजीनियर, बाहर के कंट्रैक्टरों को फायदा देने के लिए। जम्मू के ठेकेदार मरने की कगार पर आ गए हैं। अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे छोटे ठेकेदार, वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। तो मैं गवर्नर साहब नहीं, मैं मोदी जी से कहूँगा कि जनाब इस पर नज़रसानी करें। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया तो इसके साथ एडवाइज़र भी लगाएं। निकाल तो लिया, पर नए भी तो लगाओ। माइनिंग माफिया चल रखा है यहाँ पर, शराब का माफिया चल रखा है यहाँ पर। किसने? रविंदर रैना ने मांग की होगी कि ये शराब की दुकानें खुलवाओ, क्योंकि उनको कंडेम नहीं कर रहे। तो कहते हैं शराब पीना बुरी बात है, तो फिर वो खुलवा क्यों रहे हैं? मोहल्ले मोहल्ले में दुकान खोल दिया है, हर मंदिर गुरुद्वारे के पास दुकान खोल दिया है। किसके लिए? एक तरफ कहते हैं कि भाई नशा मुक्त समाज, तो दूसरी तरफ घर घर के पास शराब की दुकान। इसका मतलब मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। और जो ब्यूरोक्रेट ये तथ्य देते हैं कि शराब की दुकानों से टैक्स आएगा, तो मैं समझता हूँ टैक्स के कारण फिर चिट्टा भी कर दो, जरा उसके ऊपर भी खोल दो बैन शैन, तो चिट्टा लगा दो और पैसा ज़्यादा आएगा। मार दो ये जो नौजवान नस्ल है। आप नशे में इसलिए लगाना चाहते हो कि ये शराब पी के मस्त रहें, सुस्त रहें, पड़े रहें, कोई नौकरी ना मांगे, कोई हक की बात ना करे। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। अरे वो कर रहे हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, बता रहे हैं। ये इल्जाम थोड़ी है, उन्होंने कर दिया है। नहीं खुले शराब के ठेके? जी बिल्कुल खुल गए। नहीं और ओपन हो गए। तो फिर वो क्या, मैं इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ खोल दिए। ये इल्जाम नहीं है, ये सच है। खोल दिए से ठेके, 50 से ज्यादा खोल दिए। और किस लीडर ने मांगे थे? फिर रविंदर रैना इस पे स्पष्टीकरण दे। रविंदर रैना ने खुलवाए ये ठेके, क्योंकि उनकी सरकार है। उसी की बात जो है वो जो कहते हैं वही हो रहा है इस वक्त। अगर डीलिमिटेशन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो ये तो उनकी सरकार है, ये तो वही करेगी। माइनिंग माफिया ये बीजेपी ने चला रखा है, जो लिकर माफिया बीजेपी ने चला रखा है। अब लाया कंट्रैक्टर माफिया। कल चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर सारे ठेकेदारों ने कहा हमारे कार्ड रिन्यू कर दो। वो कार्ड नहीं रिन्यू कर रहे क्योंकि बाहर के ठेकेदारों को लाकर उनको देना है ठेका। ये ठेकेदार उनके सब कंट्रैक्टर बन जाएंगे, जिसको पेटी ठेकेदार बोलते हैं दूसरी भाषा में। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे जम्मू वालों? जागो जागो जागो। हमारा काम सिर्फ आपको दरवाजे पे नॉक करना है कि ताकि आप जाग जाओ। जरूरी नहीं कि जब तक कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा फिर जागोगे। ये बुरा वक्त आपके घर अंदर तोड़ के आ जाएगा। आज पास वाले का बेटा मर रहा है नशे की लत से, कल आपका होगा अगर आज नहीं जागोगे और इनकी बातों का विरोध नहीं करोगे तो। हम नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वो तो मेरा हक है ना एज एन ऑपोजिशन। बिल्कुल। तो नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो गलत नीति आप सुधारो ना। इसी के लिए तो ऑपोजिशन है कि हम आपके गलत काम को भी सही बोल दें। वो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, और जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ टीएस टोनी जी। और साफ तौर पर आप ज्वाइन करके जब ये जम्मू पहुंचे उसके बाद क्या कुछ था, जो बातें थी, हर एक चीज़ का इन्होंने जो स्पष्ट तौर से जो है वो आंसर दिया है। और आपके पास जो फ़िल्टर है उसके बारे में भी जो है हमने जानकारी ली, आखिर कौन से फ़िल्टर से पास होकर जो गुजरना पड़ेगा। तो अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से।